तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो मटेरियल्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है, इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से होती है। ये हमने अभी समझ लिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से एक इक्विवेलेंट करंट मिल रहा है। करंट जहाँ होता है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड होता है, यानी कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है मटेरियल्स की वो इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। लेकिन सारे मटेरियल मैग्नेटिक क्यों नहीं होते? सब में एटम्स होते हैं, सब में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सब में इलेक्ट्रॉन मोशन में भी होते हैं, बट सारे मटेरियल्स तो मैग्नेटिक नहीं होते। कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो इस रेवोल्यूशनरी मोशन की वजह से उसका कंट्रीब्यूशन कम होता है, स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ज़्यादा होता है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन हायर क्लासेस में मिलेगा और फर्दर डिस्कशन इसका। तो अभी हमें क्या याद रखना है कि जो मैटर की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो इलेक्ट्रॉन के स्पिन मोशन का कंट्रीब्यूशन उसमें ज़्यादा है, रेवोल्यूशनरी मोशन का कंट्रीब्यूशन कम। तो स्पिन मोशन की अगर हम बात करें तो किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन्स? हाँ, तो अगर पेयर बन जाता है इलेक्ट्रॉन्स का, कुछ मटेरियल्स के एटम्स में सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं, कुछ में अनपेयर्ड भी होते हैं, ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। ठीक है, तो अगर हम किसी एक ऑर्बिटल को देखें, उस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं मैक्सिमम। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक का स्पिन अप होगा, एक का डाउन होगा, यानी एक का प्लस एक का माइनस। तो अगर हम उनके स्पिन के अकॉर्डिंग डाइपोल मोमेंट देखें, मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन है और इसका जो डाइपोल मोमेंट है, मान लो ये इसका इक्विवेलेंट करंट है, तो इक्विवेलेंट करंट के लिए अगर फिंगर्स को कर्ल किया तो डाइपोल मोमेंट ऐसे आएगा। ठीक है, तो इसका डाइपोल मोमेंट मान लो इस डायरेक्शन में, इस इलेक्ट्रॉन का मान लो है μ1। दूसरा इलेक्ट्रॉन जो इसके साथ पेयर बनाया हुआ है उसका डाइपोल मोमेंट सपोज इस डायरेक्शन में है। ठीक है, μ2। दोनों इलेक्ट्रॉन एक जैसे हैं तो दोनों के डाइपोल मोमेंट एक बराबर मैग्नीट्यूड होगा, बट क्योंकि स्पिन का डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए इनका डाइपोल मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का स्पिन नहीं है, ये इक्विवेलेंट करंट का स्पिन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के स्पिन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट का स्पिन होता है। ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, करंट का डायरेक्शन लेते हैं नेगेटिव चार्ज के अपोजिट। तो वो जो स्पिन हमने दिखाया है वो इलेक्ट्रॉन का स्पिन नहीं है, वो क्या है? इक्विवेलेंट करंट का डायरेक्शन है। इलेक्ट्रॉन का स्पिन तो ऐसे होगा, ये इलेक्ट्रॉन का स्पिन है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का स्पिन है, ये इलेक्ट्रॉन है, इतना ऐसे स्क्वायर जैसा हमने बना दिया है, एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, बट फिर भी छोटे क्लास में चलेगा। तो μ1 और μ2 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, इक्वल भी हैं, तो नेट डाइपोल मोमेंट, नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस पेयर विल बिकम 0। ठीक है, लेकिन कुछ मटेरियल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, जिनमें अनपेयर्ड होंगे तो ऑब्वियसली या तो ये वाला डाइपोल मोमेंट रहेगा या ये वाला रहेगा, यानी कि नेट डाइपोल मोमेंट उस एटम का 0 नहीं होगा। तो 2 टाइप के मटेरियल हुए, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े थे, पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर कौन होते हैं? जिनका मॉलिक्यूल पहले से ही जिसका डाइपोल मोमेंट होता है। नॉन पोलर जिनका पहले से कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होता है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से उनमें स्ट्रेचिंग हो जाती है और वो पोलराइज हो जाते हैं। जो पहले से पोलर होते हैं वो भी जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड में ना रखो पोलराइजेशन शो नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि रैंडम ओरिएंटेशन होता है। जो स्मॉल डाइपोल्स हैं, टाइनी डाइपोल्स, हर एक एटम अपने आप में डाइपोल है, बट रैंडम ओरिएंटेशन की वजह से नेट डाइपोल मोमेंट 0 हो जाता है। सिमिलर चीज़ यहाँ भी है। यहाँ पर क्या होता है, बस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बजाय हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। यहाँ भी पोलर और नॉन पोलर हमें मिल गए। ठीक है, यहाँ पे पोलर का मतलब है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो ऑलरेडी होगा, उसका पहले से एक डाइपोल मोमेंट होगा। लेकिन जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है उसमें कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होगा, वो अनपेयर्ड वो पेयर्ड की वजह से नेट डाइपोल मोमेंट उनका हो जाएगा 0। ठीक है, लेकिन जब हम जैसे वहाँ बोलते थे पोलराइजिंग फील्ड, यहाँ बोलेंगे मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मीनिंग एक ही है। यहाँ पर हम मैग्नेटिक पोलराइजेशन करते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन करते थे। नाम में डिफरेंस कर दिया है बट मीनिंग एक ही है। वहाँ पे था पोलराइजेशन, यहाँ नाम रख दिया मैग्नेटाइजेशन, काम एक ही है। यहाँ भी क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में इस मटेरियल को रख देते हैं और फिर ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने लगता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तभी शो करेगा जब उस मटेरियल के पीस का एक डाइपोल मोमेंट हो। ठीक है, अगर नॉन पोलर है
तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड में रखने से पहले वो कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। मैग्नेटिक फील्ड में रखने से मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस हो जाएगा और वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। अगर पोलर मटेरियल है तो भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, बिकॉज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स जो हर एटम के हैं वो रैंडम डायरेक्शंस में ओरिएंटेड हैं। तो हमने उन्हें अलाइन करने के लिए हमें एक एक्सटर्नल फील्ड चाहिए जिसको बोलेंगे मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड की वजह से वो सब एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे और वो मेटेरियल का पीस भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने लगेगा। फॉर एग्जांपल, एक ऑलपिन को लें और उसको किसी दूसरे आयरन के मटेरियल में ऑब्जेक्ट में टच कराएं तो वो स्टिक नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलपिन मैग्नेटाइज्ड नहीं है, उसमें कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है। बट अगर हम उसे एक मैग्नेट में चिपका कर रख दें, एक दिन के लिए छोड़ दें, तो नेक्स्ट डे वो ऑलपिन भी मैग्नेटिक बिहेवियर शो करने लगता है, क्योंकि वो मैग्नेटाइज हो गया, यानी उसका एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ गया। वहाँ हम बोलते थे पोलराइज हो गया, यहाँ बोलते हैं मैग्नेटाइज हो गया, लेकिन मीनिंग लगभग सेम है। समझ गए? तो ये चीज़ें हमारे सिलेबस में बहुत डिटेल में पिछले साल थी, बुक में भी लिखी हुई हैं, बट इस बार ये सब चीज़ें हटा दी गई। हमें डायरेक्ट आगे बढ़ जाना है, ज़्यादा मैग्नेटिक मटेरियल्स को डिस्कस नहीं करना। ऐसा नया वाला जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बात हो रही है। तो अदरवाइज हम लोग पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक को और डिटेल में पढ़ते, ठीक है, वो लेकिन अभी नहीं पढ़ सकते। तो यही जो अभी डिस्कशन हुआ इसी को और हम एक्सपेंड कर देंगे, तो पैरा, फेरो और डायमैग्नेटिक बिहेवियर को समझ सकते हैं। ठीक है, तो तुम चाहो तो पिछले साल वाले वीडियोस देख लेना अगर समझना हो, बट इस बार उसको हटा दिया गया।